प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर। आज हम लोग बात करेंगे कि हमारी गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स बनाए, कुछ पॉलिसीज बनाई, जिनके अंडर में उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर पे कुछ काम करना शुरू किया। क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पास जो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था, या कह सकते हैं प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, वो था हमारा एग्रीकल्चर। अप्रोक्सीमेटली 70% पॉपुलेशन यानी इंडिया की लगभग 70% पॉपुलेशन जो थी वो इन्वॉल्व थी एग्रीकल्चर में। लेकिन वहां से जो कंट्रीब्यूशन आता था वो आता था सिर्फ 50%। मतलब काम कर रहे हैं 70 लोग और कंट्रीब्यूशन आ रहा है सिर्फ 50%। उसके बाद 70% लोग काम कर रहे हैं, बट उस टाइम पे फिर भी हमारे यहाँ सिर्फ सब्सटेंसेस फार्मिंग होती थी, यानी कि हम सिर्फ अपने लिए क्रॉप ग्रो करा पा रहे थे। कमर्शियलाइजेशन के लिए, बेचने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास इनफ प्रोडक्शन नहीं होता। तो गवर्नमेंट ने ध्यान दिया कि जब हमारे लिए प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, तो क्यों ना एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाए। तो एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने बनाई एग्रीगेटिव पॉलिसी। क्या बनाई उन्होंने? गवर्नमेंट ने बनाई रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स यानी कि कुछ पॉलिसीज बनाई। इन पॉलिसीज को गवर्नमेंट ने 3 बेसिस पे डिवाइड किया: टेक्निकल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशन या लैंड रिफॉर्म, इसको इंस्टीट्यूशनल और लैंड दोनों ही बोल सकते हैं, और लास्ट आता है जनरल रिफॉर्म्स। तो 3 तरह के रिफॉर्म्स थे मेरे पास यहाँ पे: टेक्निकल रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स एंड जनरल रिफॉर्म्स। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे टेक्निकल रिफॉर्म्स की। टेक्निकल रिफॉर्म्स जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, यानी कि हम जो भी प्रोडक्शन में इंप्लीमेंट करेंगे, जो भी हम चीजें करने जा रहे हैं, वो सारी हमारी मैकेनिकल मशीन से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो इसमें गवर्नमेंट ने सबसे पहला काम जो किया वो ये किया, यूज ऑफ HYV सीड्स। HYV सीड्स का मतलब होता है हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। क्या होता है? हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, यानी कि ये हमारे जो सीड्स होते हैं ये थोड़े से कह सकते हो बहुत बेटर क्वालिटी के होते हैं, और इनसे अगर इन सीड्स का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। मतलब अगर नॉर्मल सीड से कोई क्रॉप 1 महीने में ग्रो हो रही है, तो इन सीड का इस्तेमाल करने से वो क्रॉप आपकी लेस देन 1 मंथ या अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 डेज में कंप्लीट हो जाएगी। तो जस्ट टाइम आधा हो गया, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन जस्ट डबल से इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो इंक्रीमेंट हुआ है ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमने हाई यील्डिंग वैरायटी यानी कि गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स का मतलब क्या हो गया कि अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई देखो क्रॉप तो ग्रो करा रहे हैं, तो हम लोग मैन्योर्स पे, ठीक है, या नेचुरल चीजें पे डिपेंड हो नहीं सकते कि हमने जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यूज कर लिया, एनिमल का वेस्ट मटेरियल, ह्यूमंस का वेस्ट मटेरियल, ठीक है, आपके वेजिटेबल का जो वेस्ट मटेरियल होता है, या जो टी होती है आपकी, ये सब तो इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे कर नहीं सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स, यानी कि अब हम लोग जो क्रॉप्स ग्रो कराएंगे वो केमिकल के थ्रू कराएंगे, जिससे हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा और हम सेम टाइम पे ज्यादा क्रॉप जो है वो ग्रो करा सकते हैं। तो पहला क्या किया, हमने सीड अच्छे इस्तेमाल किए, दूसरा केमिकल इस्तेमाल किया, तीसरा अब क्या होता था कि हमारी क्रॉप जो थी वो खराब हो जाती थी, उनके कीड़े लग जाते थे, ठीक है, कुछ खराब हो जाती थी। तो इनपे कीड़े ना लगे, कुछ इंसेक्ट्स वगैरह ना आए, कुछ पेस्टिसाइड्स ना लगे, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या इशू कर दिया, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स। कि अगर आप एक फार्मर्स है और आप फार्मिंग कर रहे हैं तो आप अपने फार्म में इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे, ताकि आपकी फार्म प्रोडक्शन पे इंसेक्ट्स या पेस्ट वगैरह ना लगे और आपकी क्रॉप जो है वो फुल्ली सिक्योर रहे और 100% प्रोडक्शन जो हो वो हमें। नेक्स्ट बेनिफिट यहाँ पे क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जो हमारी रिफॉर्म्स थे उसमें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज के लिए कहा गया, तो ये भी हमारा एक तरह का टेक्निकल रिफॉर्म्स ही था। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट में यहाँ पे था कि हमारे यहाँ इकोनॉमी में क्या वो साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्लाई किया। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि हम जो भी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं वो साइंटिफिक कर रहे हैं। साइंटिफिक का मतलब क्या हो गया, साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, हम केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सीड अच्छे इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ट्रैक्टर हार्वेस्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि हम सारे साइंटिफिक मेथड अप्लाई कर रहे थे, सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मेथड अप्लाई कर
नेक्स्ट यहाँ पे आया मैकेनाइज्ड मींस ऑफ कल्टीवेशन। मैकेनाइज्ड मींस और साइंटिफिक दोनों में फर्क क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट में यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि हमने क्या किया, सिंपल सी चीजों में क्या अपना ली कि भाई देखो साइंटिफिक में हम लोग क्या करेंगे कि एक बार हमने राइस लगाया तो दूसरी बार पल्सेस लगा देते हैं, एक बार व्हीट लगाया तो एक बार ज्वार लगा देते हैं, ताकि जो क्रॉप हमने लगाया है उस क्रॉप ने अगर सॉइल से कुछ उसकी फर्टिलिटी कुछ न्यूट्रिएंट्स गेन करे हैं या प्रोटीन्स गेन करे हैं तो वो दोबारा से गेन कर रहे हैं। जैसे मैंने व्हीट लगाया, ठीक है ना, अब मैं अगली बार फिर से व्हीट लगाता हूं तो सॉइल में दो बार व्हीट के न्यूट्रिएंट देने पड़ेंगे। एक टाइम आएगा वो खत्म हो जाएंगे क्योंकि लगातार यूज हो रहे हैं। लेकिन अगर वही मैं करूं एक बार व्हीट लगाया एक बार राइस लगाया तो उससे क्या होगा, जब तक राइस ग्रो करेगा व्हीट के न्यूट्रिएंट को गेन कर लेगी, फिर जब मैं दोबारा व्हीट लगाऊंगा तो वो राइस के न्यूट्रिएंट गेन कर लेगी। तो इसको हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं। जो ये मेरा साइंटिफिक मेथड है, इस साइंटिफिक मैनेजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन या फिर क्रॉप प्रोडक्शन या फिर क्रॉप रोटेशन। कि हम लोग क्रॉप रोटेशन के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। लास्ट में आता मैकेनाइज यानी कि मशीन का इस्तेमाल। तो ये थे मेरे कुछ 5 मेरे रिफॉर्म जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गवर्नमेंट ने लिए थे। क्या क्या थे? हाई वैरायटी ऑफ सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट और लास्ट में मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग। तो ये मेरे कुछ टेक्निकल रिफॉर्म्स थे जो गवर्नमेंट ने फॉलो अप। नेक्स्ट मेरा आता है इंस्टीट्यूशनल एंड लैंड रिफॉर्म्स। अब गवर्नमेंट ने वही टेक्नोलॉजी तो हमने तुमको दे दी, हमने मशीन्स तुमको ला के दे दी है, लेकिन अगर जमीन ही नहीं होगी तो कहां चलाओगे? अब अगर तुम्हारे पास ट्रैक्टर तो है बट लैंड ही नहीं है तो ट्रैक्टर का सहारा ले लो तुम। अब तुम्हारे पास इरिगेशन फैसिलिटी तो है, मतलब जेट पंप्स तो है, लेकिन खेत में तो पानी का डालो, करो डालो पानी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सेकंड स्टेप उन्होंने इस पे लिया लैंड रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशंस पे। तो इसमें सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, abolitions of intermediaries। abolitions का मतलब होता है हटाना, बॉयकॉट करना, रिमूव करना। तो abolitions of intermediaries का मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने सीधा सा बोला कि अब बीच में इंटरमीडिएट्स का कोई भी रोल नहीं होगा, यानी अब फार्मर्स डायरेक्टली अपने फार्म से गुड प्रोड्यूस करके मार्केट में आके बेच सकते हैं। उनको किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है कि वो वहां ग्रो करे फिर मीडिएटर को बेचे, मीडिएटर मार्केट में लेके आए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमने मीडिएटर का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। अब फार्मर चाहे तो डायरेक्टली मार्केट में आके सामान बेच सकते हैं। इससे होगा क्या, फार्मर को अच्छे रेट मिलेंगे, रेट अच्छे मिलेंगे तो वो ग्रो करेगा और ग्रो करेगा तो अपने आप एग्रीकल्चर इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट रेगुलेशन ऑफ रेंट। जैसा मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि वहां पे जमींदारी सिस्टम के अंदर जो मेरे जमींदार होते थे वो टेनेंट से या मेरे जितने फार्मर्स थे उनसे बहुत ज्यादा रेंट चार्ज करते थे। तो रेंट ज्यादा चार्ज करने की वजह से भी कई बार फार्मर्स के पास सरप्लस नहीं बचता था। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक जो रेंट था इसको फिक्स कर दिया कि भाई अब मेरा रेंट फिक्स है, अब इतना ही रेंट देना पड़ेगा, आप चाहे क्रॉप कितनी भी ग्रो करो, रेंट में किसी भी तरह का आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं, मतलब किसी भी तरह का चेंजेस करने की जरूरत, ऑल्टरेशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट चैप्टर में कि फार्मर्स के पास जो लैंड थी वो बहुत बिखरी बिखरी छोटी छोटी, मतलब स्मॉल भी थी और फ्रैगमेंटेड स्कैटर्ड भी थी। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने दो चीजें करी। पहला उन्होंने क्या किया, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, और दूसरा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। इन दोनों में गवर्नमेंट ने क्या किया कि देखो जिसके पास लैंड ज्यादा है, जो मेरा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग था, सीलिंग वाले को उन्होंने बोला कि जिसके पास लैंड ज्यादा है, मतलब उन्होंने एक मैक्सिमम क्राइटेरिया रख दिया कि ये मैक्सिमम है, 100 गज जमीन मैक्सिमम है। एग्जांपल है 100 गज जमीन मैक्सिमम है, जिसके पास 100 गज से ज्यादा हुई हम उससे जमीन ले लेंगे और उसको पैसा दे देंगे। मतलब किसी भी फार्मर के पास या किसी भी पर्सन के पास 100 गज से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए, या किसी भी फार्मर के पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा होगी तो गवर्नमेंट ले लेगी। तो इससे क्या होगा, इक्वालिटी मेंटेन हो जाएगी कि या तो सबके पास 1 हेक्टेयर की जमीन है, या जिसके पास ज्यादा है उससे लेके हमने गरीब को दे दी, या जिसके पास नहीं थी उसको दे दी, उसके पास भी लैंड होगी, तो अब सबके पास लैंड है। तो सीलिंग और लैंड होल्डिंग से गवर्नमेंट ने क्या किया कि जिनके पास लैंड ज्यादा थी उनसे लेके जिनके पास नहीं थी उनको दे दिया, जिससे अब सभी लैंडलॉर्ड बन गए थे, सभी के पास जमीन थी और सभी एग्रीकल्चर आराम से कर सकते।
कंसोलिडेशन का मतलब था कि जो भी लैंड आपकी बिखरी हुई थी या जगह जगह फैली हुई थी, उन लैंड्स को हमने एक जगह कंबाइन किया और उस पे हम लोगों ने गवर्नमेंट ने कुछ कमीशन चार्ज कर दिया कि भैया तुम्हारी लैंड जगह जगह बिखरी हुई है, कहीं आगरा में पड़ी है, कहीं लखनऊ में पड़ी है, कहीं अमृतसर में पड़ी है, कहीं बनारस में पड़ी है, तो एक काम करो तुम उन चारों की जमीन हमसे यहाँ ले लो इकट्ठा और हमको उस पे 5%, 10%, 15% कमीशन दे दो कि अगर तुम्हारी लैंड का साइज अगर 1000 गज का है तो उसमें 10% मेरा, यानी कि 100 गज मेरा और 900 हम तुमको एक जगह दे देंगे और वो वहां की सारी जमीनें हम ले लेंगे। तो गवर्नमेंट ने ये भी एक अच्छा ऑप्शन दिया जिससे लोगों के पास जो लैंड छोटी छोटी थी अब उनके पास लैंड बड़ी अमाउंट में अवेलेबल हो गई जिससे आराम से वो प्रोडक्शन कर सकते थे। लास्ट कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब है कि गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव फार्मिंग स्टार्ट कर दी कि सभी लोग फार्मिंग कर सकते हैं, जो भी फार्मर्स करना चाहे रेंट बेसिस पे, बल्क बेसिस पे, किसी बेसिस पे अगर फार्मिंग करना चाहे तो वो लैंड ले सकते हैं और फार्मिंग कर सकते हैं और वो जो पैटर्न, जो मेथड, जो टेक्नोलॉजी यूज करना चाहे वो कर सकते हैं। तो ये थे मेरे इंस्टीट्यूशनल या फिर लैंड रिफॉर्म्स, जिसमें पहला था एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, रेगुलेशन ऑफ रेंट, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, सीडिंग ऑफ लैंड होल्डिंग एंड लास्ट में आता है कोऑपरेटिव फार्मिंग। लास्ट में आता है जनरल रिफॉर्म्स। जनरल रिफॉर्म्स का मतलब क्या हो गया? ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, ये लैंड से रिलेटेड नहीं है, ये वो दिक्कतें जो सबके साथ होंगी, मतलब चाहे जिसके पास जमीन हो ना हो उसके साथ भी है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है नहीं है उसके साथ भी दिक्कतें हैं, मतलब ये जो प्रॉब्लम्स है ये सबके साथ है, तो उन पे सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने दिया। तो जनरल रिफॉर्म्स में सबसे पहला मेरा आया एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। इंडिपेंडेंस के टाइम पे ज्यादातर लोग जो थे वो डिपेंड होते थे हमारे बारिश के ऊपर, यानी कि रेनफॉल के ऊपर। तो जब आप रेनफॉल पे डिपेंड हो जाते हैं तो आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, क्योंकि पता नहीं बारिश हो या ना हो, कोई श्योरिटी तो है नहीं कि होगी ही होगी, या कोई ऐसा भी नहीं कि नहीं होगी, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या दिया? गवर्नमेंट ने उसके लिए इरिगेशन फैसिलिटी दी कि हम आपको जेट पंप्स, ट्यूबवेल, कैनाल्स अवेलेबल करा देंगे ताकि आपको रेनफॉल पे ना डिपेंड रहना पड़े और आपको जब भी पानी की जरूरत हो तो आपको वहां से मिल जाए पानी। तो गवर्नमेंट ने पहला प्रॉब्लम क्या सॉल्व किया कि जो इरिगेशन फैसिलिटी लोगों के पास नहीं थी उसको बढ़ा दिया। दूसरा, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, लोन देना शुरू कर दिया, मार्केट स्टेबल करा दी और एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखवा दिया। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी का मतलब होता है मिनिमम प्राइस, जो कि अब कोई भी जो फार्मर है वो इससे कम दामों पे सामान नहीं ले सकता, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। तो एक मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस सेट कर दिया था ताकि जो हमारे फार्मर्स हैं वो एक्सप्लॉइट ना हो। जैसे एक फार्मर के लिए रेट सेट कर दिया कि 10 रुपए से कम नहीं बेचना है, तो अब जितने भी खरीदार थे या जो मार्केट वाले थे वो 10 रुपए तो देंगे ही देंगे। जब 10 रुपए देंगे तो फार्मर्स को उसका पैसा मिलेगा। नहीं तो पहले क्या होता था, नहीं हम तो 2 रुपए दे पाएंगे, अब 10 रुपए बनाने में खर्चा आ रहा है, 2 रुपए को देने को तैयार है, हम तो नुकसान में चले गए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ जनरल रिफॉर्म्स पे ध्यान दिया, जिसमें उन्होंने क्या किया, इरिगेशन फैसिलिटी दी, लोन प्रोवाइड करा दिया, मार्केट अवेलेबल करा दी और लास्ट हमारा एक मिनिमम प्राइस सेट कर दिया जिससे हमारे जो फार्मर्स थे वो एक्सप्लॉइट होने से बच गए। तो ये था हमारा एग्रीगेटेड रिफॉर्म्स, या कह सकते हैं हमारे एग्रीगेटेड पॉलिसीज जो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए दी थी। और इसमें मेरे थे टेक्निकल रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड हमारे जनरल रिफॉर्म्स। तो आई होप सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट, कोई सजेशन, कोई क्वेरी, कोई एडवाइस है तो आप कमेंट सेक्शन में से ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।